हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को यूपीएससी पीवाईक्यू आप लोग कर चुके होंगे। जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एडो का क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस टाइप के जो प्रश्न हैं आपके 72वीं बीपीएससी में रहेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यही एक एग्ज़ाम है, इससे ऊपर तो कोई एग्ज़ाम है नहीं जहाँ से आपको हार्ड क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न आपको दोहराया जा सकता है। इसके ऑप्शंस भी आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी सब लोग यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मई में एग्ज़ाम देना है, वो सारे लोग ये पीवाईक्यू कर लिए होंगे और कर रहे होंगे, और ये सारे लोग 72वीं बीपीएससी भी देंगे जस्ट मई के बाद जुलाई में। तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, इसलिए आपको एक बार ज़रूर अच्छे से कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो ही, इसके पहले मैंने सारा जो है हिस्ट्री आपका इसी पीडीएफ से करवा चुके हैं। इस पीडीएफ में एक ख़ासियत ये है कि जो ओनली आईएएस है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दिया है कि क्या सोर्सेज है, क्या टेक्निक होते हैं एलिमिनेट करने के, क्या लॉजिक आप लगा सकते हो, ये सारी बातें इसमें ऐड किया हुआ है। नोट करके बॉक्सेस में दे के ना सारी चीज़ें आपको एक कीवर्ड्स दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। बात रही मोबाइल की क्वालिटी की, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लैपटॉप से मैंने बहुत ट्राई करती हूँ, मेरा टाइम बहुत चला जाता है, उतना टाइम मिलता नहीं है। और ओबीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी थोड़ा सा सीखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सीख लेंगे तो उससे भी बना लेंगे, और आप फ़िलहाल इसी से काम चलाओ, ठीक है। तो पीवाईक्यू को अपने सामने खोल के रख लीजिए, और मेरी आवाज़ से आप सुन सकते हो, याद कर सकते हो, किसी चीज़ को समझ सकते हो। और जहाँ पर मैप का बात होगा तो मैप भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इसमें सारा मेरा बस एक ही पेज में जो है कि मैंने बनाया, उसको भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। पहला आपका जो प्रश्न है, देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है? तो आपको पता है कि जब जून महीने का दूसरा पखवाड़ा यानी कि 21 जून का टाइम जब होता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी ध्रुव पर भी लगभग 6 महीने तक इसी तरीके से निरंतर दिन का प्रकाश रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जिससे कि रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला का जो आंसर है आपका बी आंसर है आपका। 10वां नंबर पे में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो कथन है, 2006 में भी यूपीएससी जो है कथन और कारण का ही क्वेश्चन पूछता था। ये लंबे समय से यूपीएससी में चला आ रहा है, और जो लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करके बैठ चुके हैं, उसका पैटर्न, उसका लॉजिक, उसका एलिमिनेशन मेथड समझ चुके हैं, उनको किसी भी एग्ज़ाम के जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होता, अगर वो कुछ भी ना पढ़ के जाए। तो आपको क्या लगता है, जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो पढ़ के जाते हैं? मतलब पढ़ा हुआ पूछता है क्या एग्ज़ाम में? कभी भी नहीं। 97% जो है वो कभी भी पढ़ा हुआ नहीं पूछता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। सभी बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो बस अपने विवेक से देते हैं, अपने प्रैक्टिस के जो उनका पैटर्न है वो समझ चुके हैं, उनके अपने लॉजिक से देते हैं आंसर, ठीक है ना। तो आपको भी वही करना है। जीएस में बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से आंसर लिया जाता है, कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को उठाया जाता है, ये सारी चीज़ जब समझ जाओगे ना आप आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। यूपीएससी के सामने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब कहोगे इतना ज़्यादा ज्ञानी हो, जानती हो, तो तुम्हारा क्यों नहीं रिजल्ट आ गया? तो ठीक है यार, मेरा ना होगा तो तेरा ही हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलो 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो एक गलत है और आर सही है आपका। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लगता है। आपको दूरी पता होना चाहिए, तभी आप उसका परिक्रमण काल समझ पाओगे, ठीक है। तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लगता है। किसी ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लिए गए समय को उसका परिक्रमण काल कहते हैं।
कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है उसका ये परिक्रमण काल हो जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह की परिक्रमा अवधि लगभग 687 पृथ्वी दिवस है, जिसका अर्थ ये होता है ना कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, जबकि जो है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना, तो 365.25 दिन लगते हैं, यानी कि करीब 365 दिन लगते हैं। ठीक है, कारण आर सही है आपका, क्योंकि मंगल का व्यास जो है वो पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी का व्यास तो 12,742 होता है ना, 12,742 किलोमीटर है, और मंगल ग्रह का जो व्यास है 6,769 है। इसलिए पृथ्वी का लगभग आधा व्यास है, इसलिए मंगल का व्यास पृथ्वी से छोटा है। और किसी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं ना, तो उसके व्यास पर ये, बल्कि सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, उसके व्यास पे नहीं, दूरी पे निर्भर करता है। क्योंकि मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, इसलिए उसका परिक्रमण अवधि अधिक है। व्यास से मतलब नहीं है, दूरी से मतलब है, इसलिए उसका परिक्रमण काल भी अधिक है। अब समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन, जब किताब पढ़ोगे ना तो ऐसे ही पढ़ना, तो समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को उठा रहा है। सिर्फ आप सौरमंडल ऐसे पलट लिए, हो गया शुक्र मंगल सबका याद कर लिए, तो वो नहीं, क्वेश्चन बनाओगे तभी समझ में आएगा कि कैसे। एक बार क्वेश्चन बनाओ, फिर किताब पढ़ो, फिर उसके बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन बनाओ जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह का आता है, या दोबारा से इसी को बनाओ, या फिर BPSC का PYQ बनाओ, झारखंड का बनाओ, UPPCS का बनाओ, घटना चक्र का बनाओ, वाटेवर आप जो बनाना चाहते हो जो बनाओ। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शुक्र का ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उच्च स्तर है? तो सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है बाबा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रह सकते हैं हम लोगों को तो ऑक्सीजन चाहिए। शुक्र ग्रह की परिस्थितियाँ मानव जीवन के लिए अत्यंत कठोर है, वहाँ पर वातावरण जो है अनुपयुक्त है, और कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडलीय दाब उच्च है वहाँ पे, और ये 96.5% से निर्मित विषाक्त वातावरण है वहाँ पे, तो हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है बाबा, वहाँ हम लोग को शुक्र में नहीं रहना। चलो कारण भी सही है, इसका कारण सही देखते हैं हम लोग। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और ट्रेस गैस भी वहाँ पे है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ट्रेस गैसें हैं। CO2 वायुमंडल का लगभग 96.5% हिस्सा है वहाँ पे। यह एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, जो उष्मा ताप को बढ़ावा देती है, और सतह के तापमान को ये 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। 465 डिग्री, समझ सकते हो, यहाँ पे 44 डिग्री 45 डिग्री हो गया है पटना का और वहाँ पे 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जो है अनियंत्रित ग्रीन हाउस का प्रभाव है वहाँ पे, इसलिए ए और कारण जो है आर सत्य है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है। चांद अपने अक्ष पे, ठीक है, 23 दिन के करीब लगभग, तो उनको लगता है चांद को अपने अक्ष पे घूमने में जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है, तो करीब 24 दिन मान सकते हो आप। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर आपका क्या होगा? ए तो सही है बट आर गलत है। ठीक है, ए सही है, चलिए आंसर दिखा ही देते हैं। ए सही है आपका, आर गलत है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा जो है एक ही गोलार्ध हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है अपनी धुरी पर एक बार घूमने वाले लगभग समय जो लगता है ना, उसी को घूर्णन अवधि कहते हैं। उसकी घूर्णन अवधि, उसकी परिक्रमण अवधि मतलब अलग होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने को हम लोग परिक्रमण अवधि कहते हैं, और चंद्रमा अपने ही अक्ष पे अगर घूम रहा है तो उसको घूर्णन अवधि कहते हैं, सेम टू पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि परिणाम स्वरूप ये होता है कि चंद्र लिब्रेशन, ठीक है,
अब कहोगे कि यार इतना डिटेल क्यों ही पढ़ा रही है, क्यों ये सब सब पूरा पीडीएफ पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है। मान लो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, कोई भी रिस्क क्यों लेना है? 3 महीने टाइम है आपको, अच्छे से तो पढ़ो। चल, किताब मत पढ़ना, चलो क्वेश्चन आंसर ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। चंद्र लिब्रेशन यानी किसी उपग्रह का स्पष्ट धीमा दोलन के कारण पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का केवल 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। शेष 41% हिस्सा तो जो है वो पृथ्वी से सीधे दृश्य से स्थायी रूप से छिपा हुआ है। मतलब हम पूरा चंद्रमा नहीं देख सकते ना, इसे चंद्रमा का दूर का भाग कहा जाता है, जिसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अंधेरा पक्ष, ठीक है। तो ऐसा ही है, बट आर तो गलत है, क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाला जो वास्तविक समय है वो 24 नहीं 27 दिन होता है, ठीक है। 27.3 दिन होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा अवधि भी 23.5 दिन नहीं होती, बल्कि 27 होती है। तो यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को हम लोग 27 दिन के करीब मानते हैं, तो हम लोग इसको नक्षत्र मास कहते हैं। चूँकि ये दोनों अवधियाँ बराबर है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रहा है, 27 दिन के करीब है, पृथ्वी के चारों ओर भी चक्र लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो वो भी उतना ही। तो इसको हम लोग दोनों अवधियाँ बराबर है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग जो हमें पृथ्वी की ओर दिखाई पड़ता है। अगर डिफरेंट रहता है ना समय अवधि में, तो थोड़ा कह सकते हैं कि दिख रहा है नहीं, लेकिन एक ही भाग दिखता है, ठीक है। तो जो समकालिक कुछ घूर्णन जो है ज्वारीय लॉकिंग का परिणाम होता है, ठीक है, समकालिक घूर्णन। अब मेरे तेरे सामने खड़ी हो जाओ, तो मेरे सामने खड़ी हो जाओ, और हम लोग दोनों ना एक ही साथ घूम ही रहे हैं, मतलब तुम मेरा चेहरा देखो और मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, और हम लोग घूम ही रहे, तो हम तो तुम्हारा पीठ नहीं देख पाएंगे, तुम भी नहीं देख पाओगे। तो इसलिए ये सिस्टम वाला होता है ना, कि हाँ कभी भी जो पूरा टाइम पूरा नहीं देख पाते ना, ठीक है। समझ में आई बात? चल 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक समय लेता है, बताओ। सूर्य के चारों ओर घूमने में बृहस्पति समय लेता है, क्योंकि बृहस्पति आपका सबसे बड़ा है। किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे बड़ा समय उसकी दूरी पे निर्भर करता है, और सूर्य से अधिक दूरी पे कौन है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए विकल्पों में तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे अरुण वरुण ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लगभग जो है 4333 दिन लगता है, 4333 दिन लगते हैं बृहस्पति को, साफ दिख रहा है। तो लगभग आपको कितना लगता है, ये जो आपका आंसर है बी बृहस्पति है, तो लगभग आपको 4333 दिन यानी कि 11.86 पृथ्वी वर्ष इसको हम कह सकते हैं, कि अन्य ग्रहों की तुलना में इससे काफ़ी बड़े कक्षीय पक्ष के कारण है, इसलिए इसे आपका आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी आपका सही नहीं है, क्योंकि सबका डिटेल दे दिया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन के करीब, मंगल को 687 दिन, और शुक्र की परिक्रमण अवधि हम लोग सबसे कम मानते हैं, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग उसको मात्र 224.7 पृथ्वी दिवस यानी कि 615 वर्ष लगते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं, सॉरी चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो 2002 का क्वेश्चन है आपका। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही है आपका। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये सही है। बाकी गलत कौन सा है देख लो। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, नो। पृथ्वी में सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, नो। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका डाटा दिया हुआ है, ये अच्छे से देख लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने जो भी आप किताब पढ़ते हो ना उसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन नहीं है बाबा, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लोहा है, जो हमारे कोर सेक्टर मतलब कोर जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, वो पढ़ो ना आप। उसके बाद पृथ्वी की तात्विक संरचना के अनुसार हम लोग सब अगर देखा जाए, सॉरी जो आपका आंसर है, ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर ये है
कि पृथ्वी की तात्विक संरचना द्रव्यमान के आधार, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान के आधार पे हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा है 35% के करीब, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 30%, सिलिकॉन सबसे कम 15% है। तो लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, लोहा 35 30 15, 35 30 15, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है सारी चीज़ों को, छोटा छोटा यही सारा फैक्ट जो है आपका गलती हो सकता है। अगर कथन कारण वाला क्वेश्चन रहे तो इस टाइप का ही फैक्ट्स को बीच में घुसाया जाता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा 35%, ऑक्सीजन 30 और सिलिकॉन 15 है। वास्तव में तो सूर्य जो है, सूर्य में क्या होता है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% है। तो यानी कि सूर्य में सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% है, न कि केवल 75% जो है शेष 0.2% द्रव्यमान ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच वितरित होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 190 गुना नहीं है बल्कि 109 गुना है। तो इसी को उलट पलट करके दे देता है जो आपका क्वेश्चन आपका 14 नंबर का पूछा है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है ना 14 नंबर का, ये जो आपका देना ना ऑप्शन बाकी एक के अलावा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे यानी कि इस जो पीडीएफ में ना ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से डिटेल करके बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में तो आपका दिया था कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, गलत हो गया। सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान जो है 75% अंतर्विष्ट है, ये भी गलत हो गया। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 नहीं 109 है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट में निपटाएं, लेकिन सारा लाइन में आपको पढ़ रही हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रही, ठीक ना। तो देखिए मिलाने वाला क्वेश्चन है, सौरमंडल का डी आंसर है, ए का 4 आपको पता ही है, सबसे छोटा ग्रह उस समय का जो है कि ए का 4 प्लूटो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, सी का 2 सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र, और सूर्य से निकटतम ग्रह जो है आपका वो आंसर है आपका बुध, ठीक है। तो अब तो इसका सब जो है उस समय का क्वेश्चन है इसके अनुसार है, ठीक है। अच्छा 16 नंबर प्रश्न में हम लोग सीधे आ जाते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, अपने छोटी सी बेसिक से नॉलेज है वो। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 98 का प्रश्न है आपका। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की जो कक्षा है वो बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य है, ये तो गलत ही है बिल्कुल। क्षुद्र ग्रह छोटे हैं और कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्या जो है कि तीसरा आप हटा दो तो बचता क्या है भाई, आपको तो पता ही होना चाहिए। ये भी अभी बता दें, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं, ये आपको पता है। तो तीसरा हटा दीजिएगा तो आराम से एलिमिनेट कर दीजिएगा, 1 और 2 आपका सही है, ठीक है ना। चलो ये आपका आंसर 1 और 2 है, यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है किसके बीच होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में आते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सेम टू क्वेश्चन है ना, तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत ही अच्छे से दिया भी हुआ है। मन तो आपका लालच करेगा कि सब पढ़ लें, बट ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं डूबना है आपको। हाँ ये पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, तो इसके कारण मैं ये डिटेल पढ़ती हूँ। ये वीडियो लंबा होता है बिल्कुल, लेकिन आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे रीड हो जा रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम है बताओ। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाली चट्टानी पदार्थ है, जो कि आपको पता है कि बृहस्पति और किसके बीच, मंगल, ठीक है। तो उस बेल्ट में पाई जाती है। प्रारंभिक गठन के अवशेष, सौरमंडल का जो प्रारंभिक गठन जैसे गठित हो ही रहा था तो उस टाइम का अवशेष, इनका आकार छोटे होते हैं, कंकड़ से लेकर सैरिस तक हो सकता है, जिसका व्यास लगभग 946 किलोमीटर, यानी कि 1000 वाला जो ऑप्शन था आपका सही है, ठीक है ना। और इसे बौने ग्रह के रूप में भी हम लोग वर्गीकृत करते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना।
तो ए बी सी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो आपका 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका ए बी सी जो है गलत है, डी आपका सही है। बाकी देखो ऑप्शन भी इसमें दे दिया है, तो अलग से क्या ही मेहनत करना। आप चलो इसी को पढ़ लेते हैं, है ना। तो उल्का पिंड क्या है बताओ। उल्का पिंड जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह की, जो ऑप्शन सी है आपका, वो बता रही हूँ। उल्का पिंड जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह की तरह ही होता है और सूर्य की परिक्रमा किसी निश्चित कक्षा में नहीं करता है। उल्का पिंड निश्चित कक्षा में नहीं रहता। ये छोटे अंतरिक्ष मलबे या क्षुद्र ग्रह की तरह या धूमकेतु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायु के साथ घर्षण करते रहते हैं और जल जाते हैं, जिससे प्रकाश की एक चमकदार रेखा उत्पन्न होती है। आमतौर पे इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। नहीं, हम लोग कभी कभी देखते हो इसे वाइट कलर का जाते रहता है, पूरा रेखा बन जाता है, ठीक है ना। तो कहते हो टूटता तारा है और विश मांगने लगते हो। तो इस बार विश मांगना कि 72वीं बीपीएससी हो जाए आपका, क्योंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाने वाले हो, ठीक है। चलो, आमतौर पर इसे शूटिंग स्टार कहते हैं हम लोग। उल्का पिंड को हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। इसकी कक्षा निश्चित नहीं होती। ये मलबा, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। वायु के घर्षण के कारण ये जल भी जाते हैं और प्रकाश की एक चमकदार रेखा के तरह रूप में नजर आते हैं। अब चलो, धूमकेतु क्या है बताओ। धूमकेतु क्या है बताओ। धूमकेतु मंगल और बृहस्पति के बीच के एक क्षेत्र तक ही सीमित रही हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि धूमकेतु बर्फीले खगोलीय पिंड होते हैं, जो कुइपर बेल्ट या ऊर्ट क्लाउड यानी कि नेपच्यून से बहुत आगे में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जो धूमकेतु है, बर्फीले खगोलीय पिंड होते हैं ये, ओके। और सूर्य के चारों ओर अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ये अनुसरण करते रहते हैं अपना। जब वे बर्फ के ऊर्ध्वपातन के कारण सूर्य के निकट आते हैं, तो एक चमकदार प्रकाश पुंज और एक पुच्छ को विकसित करते हैं धूमकेतु, ठीक है। उल्का पिंड जो उल्का के ही टुकड़े होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। और क्षुद्र ग्रह के विपरीत वे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बट उल्का पिंड नहीं करते, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखो आ सकते हैं, है ना। तो जो ऑप्शन है उसको भी पढ़ लो। क्यों ऐसे क्षुद्र ग्रह मार के नहीं निकलना। किसी भी जैसे 17 नंबर का जो क्वेश्चन था, सिर्फ क्षुद्र ग्रह मार के नहीं निकलना। आपको पता होना चाहिए उल्का क्या है, धूमकेतु क्या है, उल्का पिंड क्या है। आप बुक खोलोगे, बुक में देखोगे, बुक का खोलने का बंद करने का क्रम, फिर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इससे अच्छा है कि आप इसे पीडीएफ में ही पढ़ लो एक बार। बाद में जब आप किताब रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलो, अब 18 नंबर प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी की सर्वाधिक समीप है। तो सूर्य है, ये तो पता ही है आप लोग को। 8 मिनट इसका लगभग 8 प्रकाश मिनट इसका दूरी है, यानी कि 93 मिलियन मील है, ठीक है ना। 93 पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और दूरी इसका 93 मिलियन मील है लगभग। इसकी निकटता पृथ्वी पर जीवन के लिए इसे महत्वपूर्ण बना देती है। 19 नंबर प्रश्न। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। मंगल पे क्यों हम लोग रह सकते हैं बताओ, क्यों रह सकते हैं। और मंगल ग्रह के बारे में भी करंट में क्या न्यूज़ है ये भी बता दो। चलो चलो जल्दी से बताओ। आंसर सी है, वही हिम क्षितिज जल की उपस्थिति, बर्फ छत्रक वगैरह, ठीक है ना। तो पहला जो आपका टॉपिक है ये ख़त्म ही होने वाला है। 20 क्वेश्चन है मत, लेकिन बहुत सारा चीज़ में आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है। मंगल ग्रह पे जो है वही बर्फ़ की टोपियाँ हैं, ठीक है ना। जल की उपस्थिति है सबसे ज़्यादा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जल मिलता है। मंगल ग्रह पे जमे हुए जल, बर्फ़ की टोपियाँ मिली हैं और जल की संभावना होने के कारण ही हम लोग जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको। और मंगल को तो पता ही है लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, लाल सतह क्यों होता है बताओ। लाल सतह इसलिए होता है कि मुख्य रूप से ना यहाँ पे आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल जो है इसका मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन के कुछ अंश भी उपस्थित होते हैं। अब एक और ग्रह कौन था जो बताओ, जो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड 95% प्लस है, तो वो शुक्र था, ठीक है। और यहाँ मंगल का भी वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, नाइट्रोजन और आर्गन भी हैं। मंगल ग्रह पर ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ हैं और ओलंपस मॉन्स जैसे ज्वालामुखी। ये पूछ सकता है बाबा क्वेश्चन, न्यू तरीके से पूछ रहा है ना जी ये।
तो रहो ना आराम से, क्यों भाग रहे हो, ख़त्म ही हो रहा है। ठीक है, चलो। तो जो है बर्फ़ की टोपियाँ हैं ओलंपस मॉन्स जैसे बड़े ज्वालामुखी, और एक घाटी प्रणाली है जिससे वैलिश मैरीनेरिस, देखो नाम भी कैसा है, ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स, और वैलिस मैरीनेरिस जो है वो घाटी प्रणाली है मंगल ग्रह पे। ग्रह पर ऋतुएं हैं, धूल भरी आंधी, तापमान उतार चढ़ाव होता रहता है। मंगल में जो वैज्ञानिक है वो नदी, झील, संभावित भूमिगत जल के साक्ष्य उत्पन्न होते हैं वहाँ पे, और इसे अतीत या वर्तमान जीवन की खोज के रूप में हम लोग इम्पोर्टेंट भी मान चुके हैं। चलो, अब 20 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद दूसरा वीडियो बना दूँगी। 20 नंबर देखिए, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है सी पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग क्या है? सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जाने वाली एक अद्भुत प्रकाशीय घटना होती है। ये तब होता है ना जब सूर्य के प्रकाश का एक छोटा सा अंश चंद्रमा के किनारे पर दिखाई देता है, जिससे एक चमकदार अंगूठी पर रखे हुए एक शानदार हीरे की उपस्थिति जैसी आकृति बन जाती है। ये तब होता है जब सूर्य के प्रकाश का एक छोटा सा अंश चंद्रमा के किनारे, मतलब किनारे किनारे चंद्रमा तो ऐसे ही पूरा वाइट है, इतनी खूबसूरत है, और सूर्य जो है किनारे किनारे चमक रहा है, तो लगेगा नहीं कि अंगूठी है, और तुम मुझे वो अंगूठी लाकर कभी मत देना। एक शानदार हीरे की उपस्थिति जैसी ये आकृति बन जाती है। और यह प्रभाव आमतौर पर ग्रहण के पूर्ण ठीक से पहले, देखो ये प्रभाव भी पूछ सकते हैं, ग्रहण जो होता है ना उसके पूर्ण ठीक मतलब ग्रहण के पूर्ण होने से ठीक पहले या समाप्त होने के तुरंत बाद देखा जा सकता है। हीरक वलय ग्रहण के पहले और समाप्त के बाद। ठीक है, तो हम लोगों का ये ख़त्म हुआ सेकंड जो आपका टॉपिक है जलवायु विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 तक का इसमें क्वेश्चन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन आपको करवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सेकंड चैप्टर के साथ बाद में मिलते हैं।